हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनालिसिस हब में। और आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 7 के अंतर्गत जो टॉपिक नंबर 3 है, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये दो टॉपिक हैं, तो आज हम इस लेक्चर के अंदर एनवायरनमेंट की बात करेंगे और अगले लेक्चर के अंदर डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट में हम क्या क्या देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा। टॉपिक नंबर थर्ड का अपन 3.1 कर रहे हैं, क्योंकि मतलब क्या, केवल एनवायरनमेंट की बात यहां पर कर रहे हैं। यहां पर 3.1 एंड 3.2 दो टॉपिक हो जाएंगे। इस लेक्चर के अंदर हम 3.1 कवर कर रहे हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम 3.2 कवर कर रहे हैं। ये दो पार्ट के अंदर ये यूनिट क्या हो जाएगी, हम ये टॉपिक क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट एंड जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है ना। एनवायरनमेंट के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या है, तो एनवायरनमेंट वर्ड जो है, एनवायरमेंट जो वर्ड है अपने आप में, ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसे फ्रेंच वर्ड से बनाया गया है, ओरिजिनेट फ्रॉम फ्रेंच वर्ड दैट इज इन्वार्न, दैट इज इन्वार्न। इसका मतलब होता है सराउंडिंग, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इट मींस सराउंडिंग, चारों तरफ के बारे में बात करते हैं तो उसको सराउंडिंग। अगर डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करेंगे, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिख देंगे डेफिनेशन में, यहां पर डेफिनेशन हम लिख देंगे एवरीथिंग everything that surrounded on organism during lifetime। वे सभी वे सभी वे सभी चीजें जो जीवन भर, है ना, वे सभी चीजें जो जीवन भर चारों तरफ से घिरी होती हैं, उनको आप क्या कहते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, वो सब इन्वायरमेंट की परिभाषा के अंतर्गत आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या देखने वाले हैं, है ना। हालांकि डेफिनेशन हमसे पूछी नहीं जाएगी तो अपन लिखेंगे भी नहीं। हमसे अगर हम बात करें कि हम सिलेबस के अंदर क्या क्या बात कर सकते हैं इसमें, कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ें, हालांकि हम इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में एक लेक्चर के अंदर अलग बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देखने को खास तौर से मिलेंगी। ये तीनों आपस में रिलेट करती हैं। एक आप कह सकते हैं एनवायरमेंट, दूसरे को आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, और तीसरे को कह सकते हैं इकोलॉजी। इसकी हम एक अलग लेक्चर में बात करेंगे इस टॉपिक, क्योंकि इकोलॉजी इकोसिस्टम जो है वो हमें एक अलग टॉपिक ही दिया गया है, तो हम वहां पर अलग बात करेंगे। इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमको क्या पढ़ना है, एक तो हम डेफिनेशन जानेंगे जो कि हमने देख ली है क्या है। फिर हम कंपोनेंट पर बात करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, पॉल्यूटेंट कौन कौन से होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, वो प्रॉब्लम्स ऑफ आप प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही देख लेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट में आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और वो आप कैसे कैसे देख पाएंगे, नॉइस पॉल्यूशन देख पाएंगे, वाटर पॉल्यूशन देख पाएंगे, एयर पॉल्यूशन देख पाएंगे, ये सॉइल पॉल्यूशन देख पाएंगे, ऐसे कुछ पॉल्यूशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। और एक अपन देखेंगे यहाँ पर क्या, कॉन्वेक्शंस। ये चीजें हमें एनवायरनमेंट के अंदर पढ़नी। डाइवर्सिटी जो इसी का एक पार्ट होगा, हालांकि हम बात करेंगे अलग से, तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी,
डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा डाइवर्सिटी का, प्रॉब्लम्स क्या होंगे, प्रोटेक्शंस क्या होंगे, नेशनल पार्क और सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये हालांकि हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इन्वायरमेंट पर बात कर रहे हैं, तो अपन इन्वायरमेंट की चर्चा यहाँ पर करेंगे, डाइवर्सिटी की बातें अगले लेक्चर में करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे। तो डेफिनेशन हमने देख ली कि जो चीज़ें ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से घेर के रखती हैं, एनवायरनमेंट का मतलब सराउंडिंग होता है, वो हम जानते हैं। अब बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की जब भी अपन बात करते हैं तो आपको दो टाइप के कंपोनेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक कंपोनेंट जिसको आप कहते हैं अबायोटिक, दूसरा कंपोनेंट जिसको आप कहते हैं बायोटिक। ये दो टाइप के कंपोनेंट आप यहां पर देख पाते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आपको खास तौर से अगर यहां पर मैं बात करूं कि यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, तो यहां पर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। सारी की सारी जो निर्जीव चीजें हैं उनको आप शामिल करेंगे, और यहां पर आप क्या शामिल करेंगे, ऑल लिविंग इंक्लूडेड। अब अब अगर आप देखें यहां पर है ना, अब अगर आप बात करते हैं कि अबायोटिक भी आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे, है ना, अबायोटिक भी आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट भी आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दो टाइप, एक नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल होगा। क्या होगा, एक को आप कहेंगे नेचुरल, नेचुरल अबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होगा जिसको कहेंगे आप आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल अबायोटिक कंपोनेंट। अगर इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि नेचुरल में आपको क्या एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर एयर, आप देख सकते हैं यहां पर लाइट, और आप देख सकते हैं यहां पर लैंड। ये आप यहां के एग्जाम्पल देख सकते हो। आर्टिफिशियल में आप अगर बात करें तो क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं रोड, कैनाल, है ना, कोई डिवाइस, ये सारी चीजें आपको, है ना, ये सारी चीजें आपको क्या देखने को मिलेंगी, यहां पर सारी चीजें आप देख पाएंगे। ये सब क्या होंगी आपकी आर्टिफिशियल का पार्ट। डैम बना दिया, हाउस बना दिया, ये सब आर्टिफिशियल के पार्ट हो जाएंगे। बायोटेक में क्या होगा, बायोटेक में अगर हम बात करें तो बायोटेक में आपको सभी लिविंग चीजें शामिल होंगी। तो इसके तीन टाइप के क्लासिफिकेशन आप देख पाएंगे बायोटेक के, है ना। कैसे कैसे, जिसको एक को कहेंगे आप प्रोड्यूसर, फिर होगा कंज्यूमर, फिर होगा डिकम्पोजर। ये आप तीन टाइप देख पाए। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर हैं। कंज्यूमर मतलब जो दूसरे जीवों पर निर्भर है उनको कंज्यूमर कहते हैं। और डिकम्पोजर मतलब क्या करते हैं, जो उनको खा लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर में एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दूँ, उदाहरण के तौर पर ट्री इसका उदाहरण हो जाएगा।
है ना। यहाँ पर आप लिख दो कि या तो लाइन या कुछ और डिकम्पोजर में आप लिख दो बैक्टीरिया। तो ये इनके एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कंपोनेंट ऑफ हमने एनवायरमेंट की यहाँ पर बात कर ली। अब बात करते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण पर इंसान का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उस पर अपन बात करेंगे। क्या होगा जिससे ही आपको प्रदूषण या दूसरी चीजें देखने को मिलेंगी। ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरमेंट। तो आप देखें कि इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो उसका एनवायरनमेंट के हर एक कंपोनेंट का वो उपयोग करता है और हर एक कंपोनेंट को वो कुछ ना कुछ तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे अगर उसे वाटर का यूज करना है, उसका बहुत ज़्यादा यूज करना है तो उसने डैम बना दिया, कहीं आना जाना है तो उसने सड़क बना दी। तो ऐसे कई सारी तरीके से वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे और इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, अगर इसके आप इफेक्ट देखेंगे तो एक आ जाएगा, जैसे हम क्या करते हैं, इससे डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। इसके अलावा आप और दूसरे एग्जांपल देखें, जैसे हमारे द्वारा क्या हो जाता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हम कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन करेंगे तब भी एनवायरनमेंट को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हैं तब भी हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट कर रहे हैं। फिर हमारे कारण ही होती है एसिड रेन, इससे भी हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट कर रहे हैं। जब एसिड रेन होती है तो इससे भी एनवायरनमेंट पॉल्यूटेट होता है। एक होता है आर्टिफिशियल रेनफॉल। इनसे भी हम क्या कर रहे हैं, इनसे भी अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, नुकसान यहां पर पहुंचा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन में जब आप देखते हैं तो जंगलों को काटा जाता है, 30% पर आपको जंगल देखने को मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, आपको एक प्योर एयर अवेलेबल करवाते हैं, रेन में फायदा करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ये सारे काम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप काटेंगे तो क्या होगा, काट क्यों रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे कारण क्या है ना, ये क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं, इस कारण से कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि इम्प्योरिटी बढ़ेगी, उल्टा कर देगा, रेनफॉल कम हो जाएगा, इरोजन ज़्यादा होने लगेगा, कार्बन का कंटेंट बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन होने लगेगा। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर इस प्रकार का देखने को मिलेगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है, अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो किससे बने होते हैं, पॉलीमर से बने होते हैं। और पॉलीमर कभी मरते नहीं है, मतलब इनको आप खत्म नहीं कर सकते कभी भी, ये हमेशा जिंदा बने रहते हैं, नुकसान नहीं इनका आप पहुंचा सकते कभी भी। तो फिर इससे क्या होता है कि आपको पॉल्यूशन कई सारा देखने को मिलता है, नष्ट नहीं होगी, जलाएंगे तो बहुत सारा प्रदूषण इससे निकलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो कौन सी नदी में, तो यांगत्सी नदी जो है चाइना में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन में अगर आप देखें तो बांग्लादेश जो है पहली कंट्री है जिसने प्लास्टिक बैन किया। ठीक है। अगर आप देखते हैं यहां पर हिमाचल की बात करें अपन, हिमाचल पहला ऐसा स्टेट है इंडिया का, 2009 से उसने क्या कर दिया, यहां पर प्लास्टिक बैन कर दिया। सिक्किम ने प्लास्टिक बॉटल पर भी बैन लगा दिया। सिक्किम ने प्लास्टिक की जो पानी की बोतल है उस पर भी बैन लगा दिया, और उसको ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा यहां पर दिया गया है। अब एक होता है एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण होता है। अगर एसिड रेन की बात करते हैं तो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण आपने डिफॉरेस्टेशन किया था और वहीं पर प्लास्टिक वगैरह का ज़्यादा यूज हुआ था। इससे क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू जो देखें 5.6 होती है, और अंडे वगैरह जो पक्षियों को ये बहुत नुकसान करती है, अंडों का विकास आप यहाँ पर ज़्यादा देख नहीं पाते। आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे AGI जो होता है, जिसको आप सिल्वर आयोडाइड कहते हैं या ड्राई आइस कहते हैं, या पोटेशियम का स्प्रे करके आप क्या करते हैं, स्प्रे का रेनफॉल करवाते हैं। ये क्या करती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को ये इंक्रीज कर देती है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये कुछ दिक्कतें यहाँ पर आप देख पा रहे थे, कुछ समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब बात करेंगे कुछ अगर आप देखें यहाँ पर कुछ समझौते होंगे, है ना, कुछ हिस्ट्री के इसके अंदर आप देखेंगे, एनवायरनमेंट के अंदर कुछ समझौते भी किए जाएंगे, कुछ बातें भी आप देखेंगे यहाँ पर। तो ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या समझौते यहाँ पर होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। तो इसमें कई सारे समझौते आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि अपन बात करें, टाइमलाइन अपन लिख लेते हैं। एक इसकी आप अगर टाइमलाइन लिखते हैं तो आप पाएंगे, टाइमलाइन में आप पाएंगे कि 1962 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रसेल कार्सन। रसेल कार्सन ने ब्रेस्ट कैंसर किए पेशेंट थी, और इन्होंने देखा था कि धीरे धीरे आप देखें है ना, इन्होंने देखा था कि धीरे धीरे इनको ये पता चला था कि भाई जो सॉन्ग बर्ड है ना, हमिंग बर्ड टाइप की कुछ है, वो धीरे धीरे कम हो रही। इनने फिर उस पर रिसर्च की, और रिसर्च की तो इनने पाया कि DDT जो है वो नुकसानदायक है इसके लिए। DDT मतलब क्या है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और ये जो होता है DDT पानी में घुलती नहीं है, तो इससे फिर नुकसान होता है, और इससे चीज़ों को दिक्कत होने लगती है, फूड चेन में घुस जाती है, दिक्कत आने लगती है। और ये पूरी रिसर्च इनने किस पर लिखी, इनके द्वारा जो पूरी रिसर्च है, इनने अपनी एक बुक निकाली, इसको कहते हैं साइलेंट स्प्रिंग। इस बुक के अंदर इनने सारी चीजें लिखी हुई थी। 1968 में यूनेस्को बनेगा। यूनेस्को का मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये बनेगा। और इसकी अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर की आप बात करते हैं तो ये आपको पेरिस में देखने को मिलता है, पेरिस में आप देख पाते हैं। और इसने बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस बुलाई, जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत हुई, है ना। इसने क्या किया, बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस बुलाई, और स्टार्टिंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हुआ। तो बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत आप कुछ इस तरीके से देख पाते हैं, 1968 में यूनेस्को के द्वारा आप बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत यहां पर देख पाते हैं। अब एक घटना घटी 1969 में, ये टाइमलाइन मतलब ये आपको यहाँ से मतलब बायोस्फीयर रिजर्व 1962 में एक किताब आ गई जिसको साइलेंट स्प्रिंग कहते हैं। उसके बाद यूनेस्को बना। यूनेस्को ने क्या कर दिया, यूनेस्को जो है 1968 में आप देखते हैं कि वो यूनेस्को ने क्या किया,
पेरिस के अंदर यूनेस्को ने क्या किया, अपनी एक बैठक बुलाई और उस बैठक में उसने क्या कर दिया, बायोस्फीयर की शुरुआत कर दी 1968 से। हाँ, 1968 में किसकी शुरुआत हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत हो गई। 1969 में क्या हुआ, एक सेंटा बारबरा करके जगह है कैलिफोर्निया में। कहां पर है, कैलिफोर्निया में। तो यहां पर ऑयल जो है, ऑयल का जो रिसाव हुआ, ऑयल मतलब जो हो जाता है कि थोड़ी सा लीक, ऑयल लीकेज यहां पर हो जाता है। तो इस ऑयल लीकेज, जैसे ही ऑयल किसी भी परत पर फैल जाता है तो वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाती, तो जानवर मर जाते हैं। तो यहां पर इस ऑयल लीकेज से कई सारे जानवर मर गए। और इस पर काम किसने किया, इस पर काम किया दो व्यक्ति हैं, इस पर काम करने वाले दो व्यक्ति हैं। एक का नाम है गेलॉर्ड नेल्सन और जूलियन गेलॉर्ड नेल्सन और जूलियन, इन लोगों ने यहां पर क्या किया, इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया और इस पर काम किया। गेलॉर्ड नेल्सन जो व्यक्ति हैं, इनने क्या किया, एक कमेटी बनाई। एक कमेटी बनाई जिसको क्या कहते हैं, नेल्सन कमेटी कहते हैं। और जूलियन के नाम जो थे वो इससे क्या हो जाते हैं, इस कमेटी के मेंबर हो जाते हैं। वो मेंबर हो जाते हैं। तो इस कमेटी ने अपनी जब रिपोर्ट पेश की, जूलियन जो है वो एक एक्सपर्ट था, एनवायरमेंट एक्सपर्ट था, है ना, एनवायरमेंट एक्सपर्ट था, और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी। इन्होंने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट दी, इस कमेटी ने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में इनने क्या किया कि आपको, इनने बहुत सारी बातें लिखी, जैसे आपको एनवायरमेंट बचाना पड़ेगा, इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, इसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ये इन्हें लिखा। इनने बोला कि प्लास्टिक कंट्रोल करना पड़ेगा, टू बी कंट्रोल प्लास्टिक पॉल्यूशन। इनने बोला कि टू बी कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक एंड एयर पॉल्यूशन दोनों साथ में लिखता हूं। ऐसा इनके द्वारा कहा गया कि आपको ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जूलियन किनोंग जो है ना, जूलियन जो है ना, ये ईवीएस एक्सपर्ट है। और इनका बर्थडे होता है 22 अप्रैल को। तो इसी कारण से इस दिन क्या मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। इसी कारण से 22 डे को क्या मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। ये इनके द्वारा दिया गया, और इनने एक लोगो बना दिया है ना, इनके द्वारा एक लोगो डिजाइन कर दिया गया। तो एक लोगो बना दिया गया। तो फर्स्ट अर्थ डे कब हुआ, और लोगो में क्या बनाया, लोगो बनाया कुछ इस तरीके का। मतलब इसमें दोनों चीजें आ गई है ना, दोनों चीजें क्या आ गई,
ई फॉर एनवायरमेंट आ गया, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, दोनों चीजें, ये लोगो हो जाता है किसका, ये लोगो आप देख पाते हैं, एनवायरमेंट का लोगो आप देख पाते हैं। तो फिर उसके बाद से हर एक अगर आप देखें 22 अप्रैल को, है ना, 22 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो हर एक 22 अप्रैल को आपको क्या देखने को मिलता है, अर्थ डे देखने को मिलता है। तो अलग अलग थीम, जैसे आप देखें अलग अलग थीम बनाई गई कि जैसे 2018 की थीम देखें कि उसमें लिखा था उन्होंने बीट प्लास्टिक। अगर 2019 की थीम की बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। 2020 की थीम की अगर बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन। 2021 की अगर बात करते हैं रिस्टोर अवर अर्थ। और अगर आप 2023 की बात करते हैं तो इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, है ना। 2023 की जो थीम है, अगर आप थीम की बात करते हैं, इनने क्या बनाया, इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। ये यहां पर है ना, ये यहां पर क्या कर दिया गया, ये इनने बताया कि भाई ये थीम आप कुछ यहां पर देख पाते हैं। अब इसके बाद हुए कुछ सम्मेलन आप देख पाएंगे। एक सम्मेलन हुआ जिसको कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। नाइनटीन 72। इसके दो मोटिव थे, अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, अवेयरनेस को बढ़ाना, और दूसरा था इन्वायरमेंट के लिए, मतलब इन्वायरमेंट का जो कंजर्वेशन करना है, प्रोटेक्शन करना है, उसके बारे में कुछ बातें करी जाएं। तो ये इनके लिए किया गया। इसके दो, इसका जो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला, तो इसका आप रिजल्ट देखेंगे, इसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, दो रिजल्ट आप देख पाएंगे इसके। एक तो 1972 में इसका रिजल्ट के तौर पर आपको क्या मिलेगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनेप। और एक चीज और तय कर दी गई, कुछ फेस्टिवल हमेशा मनाए जाएंगे, है ना। एक चीज और तय कर दी, कुछ फेस्टिवल हमेशा मनाए जाएंगे। और उस फेस्टिवल में इनने कुछ डे डिसाइड कर दिए, इस फेस्टिवल में इनने कुछ डे डिसाइड कर दिए। ऐसा ही आया, जिसको कहते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ये इनने तय कर दिया कि ये मनाया जाएगा। ये सब डिक्लेयर कब हुआ, 1972 में डिक्लेयर हुआ कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आप कब देख पाते, तो 5th ऑफ जून 1974 को पहला हुआ। और उसके बाद से हर पांचवें को अगर आप देखें, क्या हर 5th ऑफ जून को अपन क्या करते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अपन मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अपन मनाते हैं। बात क्लियर है कि नहीं। अब जो यूनेप यहां पर बन गया, तो आप इसको देखें, इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या कहलाएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे कि इनने कहां बनाया, नैरोबी में। केन्या के नैरोबी में आप देख पाए, तो ये यहां पर इनका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ये रिजल्ट आप यहां पर इसके देख पाते हैं कि ये रिजल्ट यहां पर हुआ। ये इसके आप रिजल्ट यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें आप यहां पर देख पाए। अब इसके 10 साल बाद 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम, कन्वेक्शन या कॉन्फ्रेंस,
10th एनिवर्सरी मतलब क्या हो गई, 1972 में पहला हुआ था, 72 में पहला हुआ, 10th एनिवर्सरी मतलब इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1982 में। अब कुछ बात यहां पर होगी, 1982 में होगा तो यहां पर क्या आएगा, उसको बोलेंगे अपन नैरोबी एग्रीमेंट। नैरोबी एग्रीमेंट, और इस नैरोबी एग्रीमेंट के अंदर क्या किया गया, अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी। यहां पर किसकी बात आई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई। उसको अचीव करेंगे, और इसको अचीव करने के लिए इन्होंने क्या कमीशन बनाया, इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए, इसको हिट करने के लिए इसको अचीव करने के लिए कमीशन बना, उस कमीशन को कहते हैं ब्रूटलैंड कमीशन। ये याद रखेंगे, कई बार पूछते हैं कि ब्रूटलैंड कमीशन का कनेक्शन किसके साथ है, क्योंकि आपकी एक यूनिट कमीशन वाली भी है। तो ब्रूटलैंड कमीशन बना, ब्रूटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, इस कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई, और इस रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट किस नाम से आया, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, है ना। तो इस रिपोर्ट का इन्हें टारगेट टाइटल क्या रखा, आवर कॉमन फ्यूचर। और इनने एक स्टेटमेंट दिया कि इस स्टेटमेंट में अवर कॉमन फ्यूचर के अंदर इन्होंने बोला कि आपको डेवलपमेंट जो है वो सबका करना पड़ेगा और सस्टेनेबल करना पड़ेगा, इन फ्यूचर में ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। तो ये यहां पर हो जाता है क्या, आपका ब्रूटलैंड कमीशन। अब 20th एनिवर्सरी होगी स्टॉकहोम की, स्टॉकहोम की 20th एनिवर्सरी होगी। ट्वेंटियथ एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम, ट्वेंटियथ एनिवर्सरी मतलब अगर आप देखें पहला कब हुआ 1972 में, और उस पर अगर 20 ऐड कर दें तो क्या जाएगा, ये 1992 की बात यहां पर हो रही है। 1992 में आप देखेंगे यहां पर, ये कहां पर हुआ, ब्राजील में, 1982 में ब्राजील में होगा। और यहां पर यूनेस्को क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यूनेस्को है, वो यूनेस्को का एक कॉन्फ्रेंस आयोजन करेगा, और इसको क्या कहेंगे यहां पर, क्योंकि ये ब्राजील के रियो डी जेनेरा में हो रहा था। रियो डी जेनेरा के अंदर आप देख पा रहे थे, तो इसको क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरा बैठक कहते हैं। और इसमें कई सारे टारगेट यहां पर सेट किए गए, और यहीं पर आप देख पाए एजेंडा 21, यहां पर क्या निकला कि कुछ रूल्स निकाले गए, 21 रूल निकाले गए। तो इसी जो रियो डी जेनेरा कॉन्फ्रेंस है उससे क्या कर दिया गया, एजेंडा 21 कुछ रूल निकाले गए रियो समिट के बाद। एजेंडा 21 में क्या था कि सेव बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो, पॉपुलेशन एंड पुअर्टी को कंट्रोल करने की बात हो, है ना। एजेंडा 21 क्या कहेगा, सेव बायोडाइवर्सिटी, टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड पुअर्टी, एंड पुअर्टी। फिर ने बोला कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक व्यक्ति के लिए पुअर्टी
हर एक व्यक्ति के लिए एयर, वाटर एंड फूड की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये इनने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका ये नाम दे दिया। रियो में सम्मेलन हुआ तो रियो के 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग हुआ। फिर 2012 के अंदर रियो डी जेनेरा के अंदर आप देख पाते, इनको आप अर्थ समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनकी अपन ने बात कर ली। अब हम बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। एनवायरमेंट में एक बहुत खतरनाक चीज होती है जिसको आप कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, एडिंग ऑफ useless substance in atmosphere which is affect livings, addings of useless substance in atmosphere which affected livings। तो अब ये जो ऐड होता है, जो ऐड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन पॉल्यूटेंट। वो कहलाता है पॉल्यूटेंट। मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस जो कि एनवायरमेंट में ऐड हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस कॉल्ड पॉल्यूटेंट। अब टाइप ऑफ पॉल्यूशन आप कितने टाइप के देखते हैं, है ना। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। टाइप ऑफ पॉल्यूशन आप देख पाते हैं दो टाइप के, अकॉर्डिंग टू फॉर्म और अकॉर्डिंग टू डिस्पोज्ड बेस, है ना। दो तरीके के आप देख पाते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट। आपको यहां पर दो तरीके के पॉल्यूटेंट देखने को मिलेंगे। एक तो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्म, और दूसरा हो जाएगा क्या, डिस्पोजल बेस्ड। तो अब डिस्पोजल बेस्ड में क्या हो जाएगा, अगर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्म में बात करें तो यहां पर एक हो जाएगा प्राइमरी, फिर एक हो जाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर जो अपना स्वरूप जो है उसको चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो नुकसान करते हैं, मतलब हम क्या करें, ये हिट डायरेक्टली, है ना, ये क्या करते हैं, हिट डायरेक्टली। क्या कहलाते हैं, उनको आप प्राइमरी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप डी, डी, टी और प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंडरी में क्या है कि जो ड्राइव्ड होते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जैसे कि आप यहां के एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो यहां पर उदाहरण आप देख सकते हैं, स्मॉग, है ना। स्मॉग में आप देखेंगे O3 मिल जाएगा, डस्ट मिल जाएगा, फॉग मिल जाएगा, वैसे कुछ हो जाएंगे। डिस्पोजल में क्या है, डिस्पोजेबल और नॉन डिस्पोजेबल, यहां पर दो कैटेगरी मिलेगी। एक जो जिनको आप क्या कह सकते हैं, जो डिस्पोजल हो सकते हैं, जिनको डिस्पोज कर सकते हैं, वो हो जाएंगे। इनमें जैसे गोबर, सीवेज ट्रीटमेंट, है ना, काऊ डंक वगैरह ये। और जो डिस्पोज नहीं होंगे जैसे प्लास्टिक, कांच, डीटीटी। तो ये दो तरीके की क्लासिफिकेशन आप यहां पर इनके देख पाते हैं, दो टाइप आप यहां पर देख पाते हैं। अब पॉल्यूशन आपको कई टाइप के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन, अब बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। अब बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन,
रेडियो पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, कई टाइप के पॉल्यूशन यहां पर होते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपन एयर पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो हम जानते हैं कि पॉल्यूशन मतलब एडिंग सब मटेरियल विच इज इफेक्ट अवर एनवायरमेंट। हमने जो डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो हमने देखा भी हुआ था कि पॉल्यूशन क्या कहलाता है कि एडिंग ऑफ यूजलेस सब्सटेंस इन अवर एटमॉस्फेयर विच इफेक्ट लिविंग्स। तो उसको आप क्या कहते थे, उसको हम पॉल्यूशन कहते थे। और वो जो मटेरियल था उसको हम पॉल्यूटेंट कहते थे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे एडिंग ऑफ useless substance in air। तो क्या हो जाता है, उसको आप कह देते हैं कि वो एयर पोल्यूशन हो जाता है। इसके कॉज क्या क्या होंगे, इसके मतलब क्या क्या कॉज होंगे, कॉजेस। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, जैसे कि है ना, यहां से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, जैसे कि आप देखें आपको नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब गैसें क्या करती हैं, पॉल्यूशन नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा अगर आप देखें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना, एयर पॉल्यूशन का एक कारण ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका भी एक कारण है। फिर कुछ क्या है, कुछ चीजों का जलाना है ना, एयर पॉल्यूशन में क्या है, कुछ चीजें आप जलाना, कंबंशन ऑफ सिगरेट्स, प्लास्टिक, एंड ईटीसी, जो भी आप जलाते हैं उससे भी होता है। इन जब आप कंबंशन करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ निकलती है, और फिर वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक कारण आप देख पाएंगे इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन या कार्बन इंक्रीमेंट, और एक कारण आप देख पाएंगे, इसको आप कहते हैं एसी रेफ्रिजरेटर का यूज ऑफ एसी एंड रेफ्रिजरेटर, इंक्रीमेंट ऑफ यूज ऑफ एसी एंड रेफ्रिजरेटर। इनका जब यूज ज्यादा हो जाता है तो उनसे भी कुछ नुकसान होना हमको स्टार्ट हो जाता है। अब एयर पॉल्यूटेंट जो है वो आप दो टाइप के देख पाते हैं, इन फॉर्म ऑफ गैसेस और पार्टिकल्स, है ना, एयर पॉल्यूटेंट। ये आपको कितने टाइप के देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपको दो टाइप के देखने को मिल रहे हैं। कैसे कैसे, गैसियस फॉर्म, और एक है पार्टिकल फॉर्म। गैसियस फॉर्म में बहुत सारी गैसें आकर मिलेंगी, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, NH3, अमोनिया, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और स्मॉग। ये इसके बहुत सारे कारण हो जाएंगे। पार्टिकल मतलब अगर आप देखें पार्टिकल फॉर्म में क्या होगा, तो यहां पर PPM है ना, जिसको पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, पर्टिकुलेट मैटर, लेड, ये सब कुछ मिलते हैं। ये पॉल्यूटेंट हैं एयर के, जो एयर को यहां पर नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, ये एयर को नुकसान यहां पर पहुंचाते हैं। ये एयर के पॉल्यूटेंट आप यहां पर देख पाते हैं कि एयर के पॉल्यूटेंट यहां पर हो गए। अब बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में, है ना, अब बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में।
वाटर पॉल्यूशन मतलब सेम चीज हो जाएगी, बस जैसे हमने अपन ने एयर में बात करी थी वैसे अपन बात करेंगे एडिंग एडिशनल ऑफ या एडिशनल ऑफ यूजलेस सब्सटेंस इन वाटर। एयर में अपन ने बात करी थी इन वाटर, सॉइल में बात करेंगे इन सॉइल, नॉइस में बात करेंगे नॉइस, बस है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एडिशनल ऑफ एडिंग ऑफ यूजलेस सब्सटेंस इन वाटर। वाटर में कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो हमारे काम की नहीं हो, उनको क्या कह देते हैं हम, उनको कह देते हैं अपन की यूजलेस सब्सटेंस हो जाता है, इस कारण से पोल्यूटेंट बढ़ जाते हैं, उस कारण से क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। अब इसके कॉजेस क्या क्या हैं, किस किस कारण से होता है, तो पहले कारण पर अगर आप बात करें, केमिकल रिलीज्ड बाय द फैक्ट्रीज, पहला क्या है, केमिकल रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज। कारखाने क्या करते हैं कि उनका जो वेस्टेज निकलता है उनको सीधे नदियों में डालते हैं, इससे भी क्या होता है कि आप वाटर पॉल्यूशन को आप देख पाएंगे कि वाटर पॉल्यूशन को यहाँ पर नुकसान होते हुए आप देख पाते हैं, सॉरी वाटर को नुकसान होते देख पाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन को नुकसान होना तो अच्छी बात है कि वो खराब हो जाए, खत्म हो जाए, वाटर को नुकसान हो जाता है। सेकेंड क्या है यहाँ पर, यूज्ड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, जब हम कुछ पेस्टिसाइड्स है ना या कुछ और दूसरे केमिकल एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं, बारिश होती है वो सारा इकट्ठा होकर नदियों में तालाबों में जाता है, उससे भी पानी खराब होता है, या रिस रिस के जमीन के नीचे जाता है, उससे भी पानी खराब होता है, पानी पॉल्यूटेड होता है। यूज्ड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। फिर अगला होता है, जो सीवेज का पानी जाता है आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसे सीधे ही नदियों में तालाबों में नालों में भेज देते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है, तो सीवेज प्रॉब्लम। और ऑयल स्पिल या ऑयल लीकेज, इन सब से है ना। फिर एक होता है थर्मल वाटर, और कुछ चीजें पानी में प्लास्टिक भी नुकसान करती है, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन। थर्मल मतलब जब आप देखेंगे कई सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं, कई सारी ऐसी इंडस्ट्री देख पाते हैं जहां पर हम थोड़ा सा हीट ज़्यादा होती है तो उसको ठंडा करने के लिए पानी का यूज करते हैं, और वो पानी को हम डायरेक्टली जब डायरेक्टली हम किसी नदी वदी में भेज देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर आप देख पाए वहाँ पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक फ्लोराइन फोना है, उनको नुकसान पहुँचता है, एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुँचता है, ये दिक्कत देखने में आती है। अब एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर गंगा में कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो गंगा में कीड़े नहीं पड़ने का एक कारण है बैक्टीरियोफेज। इसके कारण नहीं पड़ते है ना, गंगा में कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो किस कारण से नहीं पड़ते हैं, गंगा में बैक्टीरियोफेज के कारण कीड़े नहीं पड़ते। और दूसरी चीज, डीओ जो है वो ज्यादा रहता है, डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट आपको क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है गंगा में, इस कारण से यहाँ पर आप देख पाते हैं कि प्रदूषण ज्यादा, वो कीड़े नहीं पड़ते हैं, कीड़े नहीं देखने को मिलते हैं। पानी के अंदर आपको एक होती है बीओडी, एक होती है डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब सबसे पहले हम बात करें डीओ की है ना, एक होती है पानी के अंदर आप जिसको कहते हैं डीओ, जिसको आप कहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। पानी के साथ मिक्स होती है, इसी का उपयोग करके एक्वाटिक लाइफ क्या करते हैं, अपना जीवन चला पाते हैं, चला पाती है। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है इसकी, 8 मिलीग्राम पर लीटर, इतना डीओ आपका होना चाहिए, 1 लीटर के अंदर कम से कम 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ेगा, अगर पॉल्यूशन बढ़ता है
पॉल्यूशन बढ़ता है तो डीओ की मात्रा क्या होती है, तो डीओ कम होने लगता है। क्या होता है, डीओ कम होने लगता है। तो अगर ये डीओ कम होते होते 4 mg/लीटर या इससे कम हो जाता है तो इसको आप क्या कहते हैं, अगर इससे कम हो जाता है तो इसको आप कहते हैं हाई पॉल्यूशन। ये हाई पॉल्यूशन कहलाता है। एक होता है बीओडी, एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी जिसको आप कहते हैं बीओडी, जिसको आप कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब डीओ घटता है तो आप देखिए जैविक पदार्थ पानी में बढ़ते हैं, डीओ घट गया है तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो पानी में बढ़ेंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा है ना, इस जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए एक्स्ट्रा O2 की आवश्यकता होती है, और जो एक्स्ट्रा O2 की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, उसको ही हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। एक होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। जब अगर आप देखें है ना, एक होती है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहां पर आप देखेंगे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ऑल सब्सटेंस डिकम्पोजिशन। सीओडी की मात्रा घट रही है मतलब वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सभी पदार्थ जो भी पदार्थ हैं उनके अपघटन डिकम्पोजिशन के लिए आपको जो आवश्यकता होती है ना, जो चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है, जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको आप क्या कहते हैं, CO2 के नाम से, सीओडी के नाम से जानते हैं। अगला आता है, अब अपन बात करेंगे नॉइस पॉल्यूशन। अब हमारी बात होगी नॉइस पॉल्यूशन के लिए। तो नॉइस पॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, अनपीसेंट साउंड जो होता है, अनपीसेंट साउंड कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। मतलब ऐसा साउंड जो हमें अच्छा नहीं लगता, सुनने में बहुत खराब लगता है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, वो कहलाता है नॉइस पॉल्यूशन। अगर आप देखें कि पॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर 50 to 70 dB आप देख पाते हैं कि पॉल्यूशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 40 to 50 dB आप देख पाते हैं। लाउड स्पीकर, या आप देखिए सुपरसोनिक वेव कोई चली जाए, तो इनमें सब में आप क्या है, सीधे बढ़ते हुए आप देख पाते हैं। सुपरसोनिक में अगर सुपरसोनिक कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं तो 120 to 140 dB आप देख पाते हैं यहाँ पर, है ना, 120 to 140 dB आप देख पाते हैं यहाँ पर। मतलब इतना इंटेंसिटी साउंड की हो सकती है। क्या होता है, ज़्यादा साउंड अगर रहता है, वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है, साउंड ज़्यादा रहता है तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक का खतरा होता है, हियरिंग कैपेसिटी का लॉस हो जाना, ये सारी समस्याएं आप नॉइस पोल्यूशन में यहाँ पर देख सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन को हम किस में मेजर करते हैं, तो नॉइस इंटेंसिटी ऑफ नॉइस पोल्यूशन मेजर्ड इन डीबी। इंटेंसिटी ऑफ नॉइस पोल्यूशन मेजर्ड इन डीबी, डेसिबल के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। वॉल्केनो के अंदर आप हाईएस्ट देख पाएंगे 190 डीबी की साउंड, आप 190 डीबी की इंटेंसिटी साउंड की रहती है वॉल्केनो के अंदर। आप देखें नॉर्मल अगर हम आप बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल टॉक के अंदर, नॉर्मल टॉक जो होती है वो 10 से 12 डीबी का आप देख पाते हैं। सुनने में हमारे लिए कितना अच्छा है, सुनने में 30 डीबी तक का हमारे लिए आप देख पाते हैं कि अच्छा देखने को मिलता है कि जो 30 डीबी तक की जो साउंड है वो अच्छी है। अब अगला आता है सॉइल पॉल्यूशन।
सॉइल में कुछ यूजलेस या अनवांटेड चीजें ऐड हो जाना, उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री। मतलब 50% प्लस पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, सीधे सीधे डिपेंडेंट है। और इसकी क्या हो रही है, लगातार आप देख पाए एक समस्या आ रही है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन, ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन। हम इसमें क्यों फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर फर्टिलिटी डिक्रीज होने की बात करें, क्यों दिक्कत आ रही है, तो हम यहां पर एक तो करते हैं पेस्टिसाइड का उपयोग, ठीक, फिर हम यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, फिर यहां पर कुछ पॉलीथिन वगैरह, प्लास्टिक पॉल्यूशन, कोल एंड फ्लाई एश। इन सब के कारण क्या हो रही है, इन सब के कारण आप देखेंगे सॉइल की जो है वो सॉइल जो है वो खराब हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन होते हुए दिख रहा है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सरकार ने लॉन्च करी थी। क्या करी थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में लॉन्च होती है ये। तो इसमें क्या करनी है, इनने टाइम टू टाइम सॉइल का आप चेकअप करवाओ, चेकअप मतलब सॉइल टेस्ट करवाओ, और नीम कोटेड यूरिया का यहां पर यूज करो। ये इनके द्वारा यहां पर कहा गया कि नीम कोटेड यूरिया का आप यहां पर यूज करो। तो ये सॉइल पॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें थी। तो ये हमने इन्वायरमेंट की कुछ खास बातों को हमने यहां पर कवर कर लिया। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। धन्यवाद।